नमस्कार, अभिवादन। रेमेडियल क्लास में आज मेरा टॉपिक है सेकेंडरी फिजिक्स के लिए ड्वेल नेचर ऑफ लाइट की मैं बात करूंगा और साथ ही साथ लाइट के इतिहास पर मैं थोड़ा सा आपसे चर्चा करूंगा। चर्चा को आरंभ करते हैं। आज का टॉपिक लाइट वेव या पार्टिकल, प्रकाश तरंग है या एक कण की तरह व्यवहार करता है। एक कहावत की बात मैं कहता हूं कि अगर हमसे कोई कहता है कि व्हाट इज़ लाइट, लाइट क्या है, तरंग है या कण है, तो मैं कहना चाहूँगा कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में हम मानते हैं कि प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है और ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को हम मानते हैं कि प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है और संडे को हम प्रकाश की बात ही नहीं करते। अल्टरनेट डेज में मैंने बोला कि अल्टरनेट डेज हैं, एक दिन तरंग है, एक दिन कण है, तो प्रकाश आखिर है क्या, इसकी मैं चर्चा करूँगा। 17वीं सेंचुरी से शुरू करते हैं। बिल्कुल ठीक, आप पहचाने होंगे स्नेल के अपवर्तन के नियम हम सब पढ़े हैं, है ना। यानी 17वीं सेंचुरी तक हमें पता था कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। हम जानते थे कि प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है और प्रकाश में विक्षेपण भी होता है। और हम जानते थे कि प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा होती है। स्नेल ने 1621 में अपवर्तन के नियम दिए, यानी 17वीं सेंचुरी की बात है। बताइए 1621 आज से कितने वर्ष पहले की मैं चर्चा कर रहा हूँ, है ना। अब ग्रिमाल्डी आए। ग्रिमाल्डी ने प्रकाश के परावर्तन को बताया। महान वैज्ञानिक गैलीलियो का जमाना, गैलीलियो गैलीली, है ना, 1564 को पैदा हुए और 1642 को ये एक्सपायर हुए और 1642 में 1665 में न्यूटन ने खोजा था कि श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। यानी 17वीं सेंचुरी की बात चल रही थी। गैलीलियो के समय से ही प्रकाश की चाल मापने की कोशिश की गई, किंतु निष्कर्ष यही निकला कि प्रकाश की चाल उनकी जो माप की सीमा है उससे बहुत अधिक होती है। गैलीलियो गैलीली के समय 17वीं सेंचुरी, मतलब प्रकाश की चाल हम माप रहे हैं, पर हम केवल इतना बता पाए कि प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा होती है। वो हमारी वैल्यू नहीं है इतनी जितनी उसे नाप सकें। आपको याद होगा अरस्तु, केपलर, डेकार्ते आदि का मानना था कि प्रकाश की चाल अनंत है। गैलीलियो ने तो अनुसार प्रकाश की चाल बहुत ज़्यादा है, जिसको एक निश्चित मान होगा, यह अनंत तो नहीं होगी, अनंत तो नहीं होगी। आप एक एक्सपेरिमेंट आप अगर जाने कि उन्होंने अपने एक स्टूडेंट को और अपने आप को स्वयं को 2 पहाड़ी पर खड़ा किया था, है ना, और उन पहाड़ी के बीच की दूरी थी 1 मील और उन्होंने क्या किया था, एक टॉर्च के द्वारा, एक टॉर्च जैसी के द्वारा प्रकाश को एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर भेजा था और दूसरे जहाँ उनका स्टूडेंट थे, वो शिष्य उनके, उन्होंने उस प्रकाश को परावर्तित करके वापस भेजा, है ना। यानी वो प्रकाश एक जगह से गया और एक जगह से जाने के बाद क्या हुआ, इधर से प्रकाश भेजा, परावर्तन हुआ, प्रकाश वापस आया और आने और जाने के समय को मापा, है ना, और दूरी को, जो दूरी नापी थी ये 1 मील, उस समय से उसे भाग दिया और समय से भाग देकर प्रकाश की चाल मापने का प्रयास किया। आप देखिए, कोशिश तो की, इसी तरह साइंस विकसित होती है। कोशिश तो हमने की, है ना, वो सफल कितनी होती है वो बात की बात है। ठीक, 17वीं सेंचुरी में ही, 17वीं शताब्दी में ही प्रकाश के 2 मॉडल प्रस्तुत किए गए। एक दकार्ते ने, एक हाइगेंस ने। दकार्ते ने माना था कि प्रकाश कणों से मिलकर बना है ना, और 17वीं सेंचुरी में ही हाइगेंस ने माना था प्रकाश तरंगों से मिलकर बना है। दकार्ते के सिद्धांत में वैज्ञानिक तर्कों का अभाव था, है ना, कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट उसमें नहीं थे कि प्रकाश कणों से मिलकर बना है। हाइगेंस ने एक एक्सपेरिमेंट भी दिया था, आपको याद होगा। 1660 और 70 के आसपास न्यूटन ने दकार्ते के सिद्धांत का वैज्ञानिक सिद्धांत के रूप में विस्तार किया। दकार्ते के पक्ष में आ गए न्यूटन और उन्होंने कणिका सिद्धांत दिया था। आपको याद होगा, मैंने ही पहली क्लास में लिया था न्यूटन का कणिका सिद्धांत। अब न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया, दकार्ते का पक्ष किया। 1669 में बार्थोलिनस ने कुछ क्रिस्टल में प्रकाश के द्विअववर्तन की खोज की और 1678 में हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या की। यानी इतना तो आप समझ गए कि 2 पक्ष हो गए, दकार्ते और न्यूटन और बार्थोलिनस और हाइगेंस। एक पक्ष कहता था कि प्रकाश कण है और एक पक्ष कहता था प्रकाश तरंग है, और ये विवाद 17वीं सेंचुरी का। दोनों मॉडल में किसी एक को कौन सा मॉडल विश्वसनीय है उसको बताना बहुत मुश्किल था। 100 से अधिक वर्षों तक न्यूटन का कणिका मॉडल अधिक विश्वसनीय माना जाता रहा। क्यों माना जाता रहा? क्योंकि उस समय के आसपास के वैज्ञानिकों में जो न्यूटन थे
उनका उस समकालीन भौतिक शास्त्रियों पर बहुत गहरा प्रभाव था। और जो व्यक्ति प्रभावशाली होता है उसकी बात को लोग ज़्यादा, आम बोलचाल में कहें, ज़्यादा पानी देते हैं। तो इनका प्रभाव रहा और इनका प्रभुत्व रहा। न्यूटन का तो आज भी प्रभुत्व है बहुत जगह। फिजिक्स की कोई सी ऐसी ब्रांच नहीं है जिसमें न्यूटन सर का कार्य नहीं है। चाहे लाइट हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, मैकेनिक्स हो, कहीं भी हो, तो प्रभाव तो होना ही था। 1801 की 17वीं सेंचुरी से बात आगे मैं लाता हूँ इतिहास को। 1801 में यंग ने द्विरेख झिर्री प्रयोग द्वारा व्यतिकरण फ्रिंजों का बनना बताया। यंग ने बताया था और 1810 में ध्रुवण की परिघटना की खोज हुई। मतलब खोज धीरे धीरे बढ़ती चली गई ना भाई, विज्ञान तो रुकता नहीं है, ठहराव का तो नाम ही नहीं है विज्ञान। तो आप ये देखें, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि की व्याख्या केवल तरंग सिद्धांत से ही की जा सकती है। प्रकाश कण है, आप प्रकाश को अगर हम, लाइट को अगर हम पार्टिकल माने तो हम व्यतिकरण, ध्रुवण की व्याख्या नहीं कर सकते। यानी ये घटनाएं हमारे आम जीवन में होती हैं। तेल जब फर्श पर गिरता है तो वो चमकता है ना। अब रंगीन जो साबुन के बुलबुले उनका रंगीन दिखते हैं, तो वो सब घटनाएं व्यतिकरण हैं और उनकी व्याख्या केवल तरंग के सिद्धांत पर हो सकती है। यानी धीरे धीरे करके यंग का जो मॉडल था वो पिछड़ गया और हाइगेंस का सिद्धांत अब अग्रभाग में आ गया और कणिका सिद्धांत अब पृष्ठभूमि में चला गया। एक शताब्दी तक यह स्थिति बनी रही। यानी ये लड़ाई 1-2 वर्षों की चलने वाली नहीं है, शताब्दियों की ये लड़ाई थी। 19वीं शताब्दी में निर्वात में प्रकाश की चाल मापी गई। आपको याद होगा 19वीं शताब्दी में पता चला कि प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। फोको का प्रयोग हुआ और डिफरेंट प्रयोग हुए और 1860 में मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकत्व के लिए 4 समीकरणें दी, जिसमें उस समय ज्ञात सभी विद्युत चुंबकीय घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है। 1860 में एक नया भूचाल मैक्सवेल साहब ने ला दिया और मैक्सवेल सर ने बताया कि 4 समीकरणें दी और उस समय जितनी भी घटनाएं थी, चाहे वो विद्युत के आधारित हो, चाहे वो चुंबक पर आधारित हो, उन 4 समीकरणों में उन सब की समस्याओं को सॉल्व कर दिया। मैक्सवेल के अनुसार मैक्सवेल ने क्या कहा? मैक्सवेल ने बताया विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निर्वात में संचरित हो सकते हैं। विद्युत क्षेत्र भी और चुंबकीय क्षेत्र भी। इसकी कहानी आगे चलते हैं, अभी पिक्चर का अंत नहीं है। मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों से मिलकर बना है। वहाँ से विद्युत चुंबकीय तरंग आई। विद्युत चुंबकीय मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, और दोनों का गमन बताया मैक्सवेल ने। और प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। 1887 में, यानी कि एक ही आप एक इतिहास जानेंगे तो कितने वैज्ञानिकों से आज आपकी मुलाकात हुई। 1887 में हर्ट्ज ने विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति और संसूचन की व्याख्या की। हर्ट्ज ने भी मैक्सवेल का पक्ष लिया और विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति और उनकी पहचान, संसूचन, डिटेक्शन, उनकी उसने व्याख्या की। 18वीं शताब्दी न्यूटन के कणिका मॉडल और 19वीं शताब्दी हाइगेंस के प्रकाश के तरंग सिद्धांत की रही। यानी दोनों महान वैज्ञानिक के नाम एक शताब्दी रही। 18वीं शताब्दी में न्यूटन का कणिका सिद्धांत हावी रहा और 19वीं शताब्दी में हाइगेंस के प्रकाश के तरंग सिद्धांत को हावी रहा, वो ऊपर रहा। 1850 और 1900 के समय के बीच भौतिकी के एक बिल्कुल भिन्न क्षेत्र ऊष्मा पर आधारित अधिक संख्या में प्रयोग हुए। इस दौरान 1900 के 1800 और 1900 के बीच में जो ऊष्मा पर आधारित प्रयोग थे उनकी बहुत ज़्यादा बहुलता रही। अणुगति सिद्धांत व अन्य मॉडल विकसित किए गए जिन्होंने समकालीन लगभग सभी घटनाओं की व्याख्या भी की, किंतु कोई भी सिद्धांत कणिका कृष्णिका स्पेक्ट्रम की पूर्ण व्याख्या न कर सका। अब भी एक घटना रह गई, आपने जो कृष्णिका स्पेक्ट्रम आप पढ़ते हैं उसकी व्याख्या कोई भी सिद्धांत अभी तक नहीं कर पाया। फिर क्या हुआ? 1900 में प्लांक आ गए। अब यानी कितने सारे वैज्ञानिक आए ना, हर्ट्ज के बाद अब ये मैक्सवेल भी आए, हर्ट्ज आए, अब ये प्लांक सर ने एंट्री ले ली। और 1900 में प्लांक ने सुझाव दिया कि विकिरण सतत रूप में संचरित नहीं होता। जो प्रकाश तरंगे हैं वो कभी भी सतत रूप में जो है संचरित नहीं होता, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में संचरित होता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है तो वो सतत रूप में नहीं आता, बल्कि ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में गतिमान होता है। और उनके अनुसार विकिरण एक कण के रूप में उत्सर्जित होता है, तरंग के रूप में गमन करता है और फिर कण के रूप में अवशोषित हो जाता है। पूरी कहानी समझ में आ गई?
जो सदियों की कहानी थी, एक एक शताब्दी तक युद्ध लड़े गए हाइगेंस के बीच, है ना, न्यूटन के सर के बीच, तो उसका निचोड़ आ गया ना कि प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट के रूप में चलता है, संचरित होता है, और उनके अनुसार विकिरण एक कण के रूप में उत्सर्जित होता है, तरंग के रूप में गमन करता है और फिर कण के रूप में अवशोषित हो जाता है ना। तो पूरी कहानी ही खत्म हो गई। 1905 में आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या कणिका सिद्धांत के आधार पर की। डिबाई ने क्रिस्टलीय ठोस में कंपनों की व्याख्या भी कणिका सिद्धांत के आधार पर की। 1923 में क्वांटम प्रभाव की व्याख्या भी कणिका सिद्धांत के आधार पर की। यानी ये कुछ व्याख्याएं, प्रमुख व्याख्याएं हैं जो प्रकाश को कण मानते हुए कणिका सिद्धांत के आधार पर उनकी व्याख्या घटनाओं की गई। एक बिग कन्फ्यूजन जो मैंने शुरू में कहा था, क्या कि भाई एक दिन हम प्रकाश को क्या मानते हैं, एज ए पार्टिकल बिहेव करता है मानते हैं, एक दिन हम मानते हैं प्रकाश को क्या कि वो वेव है, और एक संडे में हम बात ही नहीं करते हैं, है ना। तो जो कन्फ्यूजन था वो 1924 में डी ब्रॉगली ने उसे और भी ज़्यादा क्लियरिफाई कर दिया। उन्होंने बताया कि प्रकाश के फोटॉन के साथ साथ अन्य द्रव्य कण कभी भी कण की तरह व्यवहार करते हैं और कभी तरंग की तरह व्यवहार करते हैं। यानी प्रकाश की ड्वेल नेचर होती है। प्रकाश की क्या होती है, लाइट की क्या होती है, ड्वेल नेचर होती है। ये 1924 में डी ब्रॉगली ने इसको पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि कभी प्रकाश कण की तरह व्यवहार करता है और कभी प्रकाश तरंग की तरह व्यवहार करता है, और इस नेचर को ड्वेल नेचर बोला जाता है ना। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे पापा कभी कभी घर पर जब फादर होते हैं किसी बच्चे के, तो वो कभी बहुत एंग्री यंग मैन बन जाएंगे, बच्चों को पीटने लगेंगे, ये हो गया वो हो गया, और तभी 2-4 पल बाद, क्योंकि बच्चों को अपने बच्चों से कौन मारना चाहता है ना, उसे थोड़ी देर बाद पूछेंगे बेटे क्या खाएगा, जब बोलेगा बच्चा नाराज हो गया तो उसे पूछते हैं बता टॉफ़ी खाएगा, चॉकलेट खाएगा, क्या खाएगा, तो बच्चा सोचता है यार ये कैसा व्यवहार है, कभी एंग्री यंग मैन है और बल्कि कभी कभी स्वीट मैन बन गए, है ना। तो ये ड्वेल नेचर कहलाता है। 1927 में आगे की बात, 1927 में थॉमसन तथा डेविसन जर्मर ने अलग अलग करके सिद्ध किया कि इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह भी व्यवहार करता है, और उन्होंने प्रयोग द्वारा डी ब्रॉगली के फॉर्मूले की पुष्टि भी की, क्योंकि डी ब्रॉगली ने तो फॉर्मूला दिया था, उस फॉर्मूले की पुष्टि दी थॉमसन ने, डेविसन ने, जर्मर ने। डी ब्रॉगली ने जो ड्वेल नेचर का बताया था कोई भी सैद्धांतिक आधार नहीं था, यह मात्र एक नियम था। डी ब्रॉगली ने केवल नियम दिया था, किसी ठोस मूलभूत सिद्धांत का निष्कर्ष वो नहीं था। आगे चलते हैं। भौतिकी में एक और प्रायोगिक पुष्टि की आवश्यकता होती है, जबकि दूसरी ओर प्रस्तावित मॉडल के लिए ठोस सैद्धांतिक आधार की भी आवश्यकता होती है। जरूरत है, सही बात है ना। 1928 में डिरेक ने अपने विकिरण के सिद्धांत, 1930 में पॉली व हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता के सिद्धांत के द्वारा डी ब्रॉगली के फॉर्मूले को सैद्धांतिक आधार प्रदान किया। डी ब्रॉगली को सैद्धांतिक आधार नहीं था, वो प्रदान किया, मैंने बताया ना, पॉली ने, हाइजेनबर्ग ने जो अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था उसके द्वारा उसकी पुष्टि की। और 1940 में श्रोडिंगर, फाइनमैन आदि ने भी प्रकाश के ड्वेल नेचर को सैद्धांतिक आधार प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त उनको हुआ। और भौतिकी के वर्तमान सिद्धांत के निष्कर्ष के आधार पर हम कह सकते हैं कि वैद्युत चुंबकीय विकिरण तथा द्रव्य के कण तरंग तथा कण दोनों के गुण व्यक्त करते हैं। तो ये जो एक बिग कन्फ्यूजन था वो एक ख़त्म हुआ, और आज आपने प्रकाश के जितने भी वैज्ञानिक थे जिन पर उन पर फील्ड में कार्य किया उनके बारे में हमने आपसे चर्चा की। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।